नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ में हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। प्रधानमंत्री मोदी की अपील, गरीबों तक पहुंचे बैंक, कर्ज और वसूली पर दिखाएं नरम रुख, 20 साल के लिए बने वित्तीय योजना। मध्य प्रदेश के किसानों से मिली सोनिया गांधी, नीमच में फसलों के नुकसान का लिया जायजा, केंद्र और राज्य सरकार पर अनदेखी का लगाया आरोप। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कल से, एजेंडे के सबसे ऊपर भूमि बिल, जनाधार बढ़ाने पर जोर। अरुणाचल में सेना के काफिले पर हमला, 3 जवानों की मौत, 4 जख्मी, नागा विद्रोहियों पर शक। यमन से और 300 भारतीयों की सुरक्षित वापसी की तैयारी। अल हुदैद बंदरगाह से आज रात पहुंचेंगे जिबूती, श्रीलंकाई नागरिकों को निकालने में मदद करेगा भारत। और आइए देखते हैं हमारी आज की पहली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों को बैंकिंग व्यवस्था में लाने के लिए 20 साल की योजना बनाने को कहा है। मुंबई में रिजर्व बैंक के कार्यक्रम में उन्होंने गरीबों और किसानों को ज्यादा कर्ज देने की भी अपील की। प्रधानमंत्री ने बैंकों और कंपनियों से अपने कर्मचारियों को रसोई गैस सब्सिडी छोड़ने के लिए मनाने को भी कहा। भारतीय रिजर्व बैंक की 80वीं सालगिरह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंकों की बदलती भूमिका पर बात की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम ने साबित कर दिया है कि वित्तीय व्यवस्था में सबको शामिल करने के कितने फायदे हैं। प्रधानमंत्री ने अमीरों के साथ साथ गरीबों और किसानों को भी आसानी से कर्ज देने और वसूली के लिए पूरा वक्त देने की बात कही। जब शताब्दी मनाते होंगे, वो शताब्दी फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर के कहां पर पहुंची होगी, मैं समझता हूं उसके टारगेट भी सेट करोगे तो 20 साल के अंदर भारत की बैंकिंग व्यवस्था गरीब के दरवाजे तक किस प्रकार से काम कर रही है, इसका एक खाका तैयार हो जाएगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने भी प्रधानमंत्री की बात से सहमति जताई। उन्होंने कहा कि वित्तीय क्षेत्र को विकसित करना और इसमें गरीबों को शामिल करने पर ज्यादा ध्यान देना होगा। The poor are still too far away from or too uncomfortable stepping into bank branches. With government initiatives like the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana and the Mudra Bank, as well as new technologies, new institutions and new processes such as direct benefits transfers, I am confident that our country can empower the poor and the small with both choice and opportunity. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बीते 80 साल में आरबीआई के काम की सराहना की। उन्होंने कहा कि जनधन योजना में खोले गए खातों को ऑपरेशनल करना बड़ी चुनौती है। The next initiative in terms of an accident insurance, in terms of a life insurance, in terms of attractive pension schemes, to these underprivileged sections, with the support of public exchequer and the banking system, as also other insurance institutions, has been opened out to these people. रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। शुरुआत में ये निजी हाथों में था, लेकिन 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। बैंकिंग व्यवस्था के लिए नीतियां बनाने के साथ ही ये सरकार के बैंक के रूप में भी काम करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस मामले पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हरवीर सिंह, जो कि एडिटर हैं moneyभास्कर.com से। हरवीर, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि जिस तरीके से बैंकिंग व्यवस्था चल रही है उसमें एक नए तरीके की दिशा उन्होंने दी है, गरीबों और किसानों के लिए ज्यादा कर्ज दें, उनके दरवाजे तक बैंक पहुंचे। आपकी हकीकत और जो उन्होंने दिशा दी है उसमें कितना बड़ा फर्क और किस तरह की दिक्कतें हैं? नहीं, देखिए, ये बहुत ही अहम बात है कि देश के हर नागरिक को जो व्यवस्था है बैंकिंग की या फाइनेंशियल सिस्टम है उसका हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि उसके अनेक फायदे होते हैं। उसको जरूरत पर कर्ज मिलता है, कोई काम में तरक्की करनी होती है वहाँ उसको पैसा मिलता है, दूसरे उसकी जो जमा पूंजी है उसके ऊपर प्रॉपर रिटर्न आता है। तो जो इनफॉर्मल सिस्टम है उससे बाहर निकल के उसका जीवन बेहतर होता है। ये बिल्कुल सच बात है। और ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो एजेंडा है पिछले 8-10 साल से बहुत तेजी से चल रहा है। उसको हम पहले बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट के थ्रू हम लोग कहते थे, उसको फाइनेंशियल इंक्लूजन नाम दिया गया था। अभी जनधन योजना के जरिए सरकार ने, उनका कहना है कि ज़्यादातर जो परिवार है उनके पास खाता
हो गया है। तो एक तो यही बड़ी बात है कि आप उनको इनफॉर्मल सिस्टम से फॉर्मल सिस्टम में बैंकिंग में ले जोड़ आए, देते हैं। क्योंकि जो वहां पर कर्ज मुहैया होता है इनफॉर्मल सिस्टम में और फॉर्मल सिस्टम में, उसकी ब्याज दरों में बहुत ही ज्यादा अंतर है। तो एक तो उस चंगुल से साहूकार के और इस तरह के देनदारों के चंगुल से वो निकल के इधर आएगा तो उसका एक अपना जीवन बेहतर होगा, ये फैक्ट है। और इसी तरह प्रधानमंत्री ने इशारा किया है कि किसानों को ज्यादा कर्ज दें, गरीबों को ज्यादा कर्ज दें, लेकिन एक व्यवस्था भी होती है, उसकी कुछ एक मानक होते हैं, उनको तो पूरा करना ही होता है। ये भी नहीं आप कह सकते कि आप उनको फ्री में कर दे दें, या हाँ ये है कि फ्री में भी दे सकते हैं बशर्ते कि सरकार उस खर्च को वहन करे। जैसे कि किसानों को जो सस्ता कर दिया जाता है उसके लिए सरकार एक हिस्सा उसका खुद अपने पास से बर्दाश्त करती है, सब्सिडी के जरिए पैसा देती है। तो ये बीड़ा आरबीआई की पॉलिसी हो सकती है, बैंकों का कामकाज बेहतर हो सकता है, लेकिन इसको सरकार को इसमें मदद ज्यादा करनी पड़ेगी, ये मेरा अपना मानना है। और क्या ये भी कहा जाए कि जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि अगर किसान एक आत्महत्या करता है कर्ज में डूबकर, तो जिस तरीके से समाज के दूसरे तबकों को दर्द होता है, बैंकिंग सेक्टर को भी उस दर्द में शामिल होना चाहिए। तो क्या ये कहने का मतलब है कि अभी तक बैंकिंग व्यवस्था, हम ये मानते हैं कि उद्योग जगत या फिर छोटे जो उद्योग हैं, बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं, जो उनकी तरफ थोड़ा सा झुकाव था, उससे हटकर आम आदमी, किसान, उस तरफ आप फोकस करें? नहीं, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा झुकाव है। देखिए क्या होता है कि कई बार कोई भी जो धंधा करने वाला आदमी होता है वो बड़े ग्राहक को ज्यादा तवज्जो देता है, उसके रसूख भी उसको अच्छे लगते हैं, उसके साथ जुड़ना भी अच्छा लगता है। और जो कमजोर छोटा ग्राहक होता है उसको वो, क्योंकि उसमें उसको बहुत ज्यादा कमाई नहीं होती। लेकिन ये एक फैक्ट है कि जो कर्ज माफी हुई थी यूपीए 1 के अंतिम वर्ष में, उसके बाद से फिर किसान कर्ज के बोझ से दबता चला गया। और जिस तरीके से हम लोग बड़े बड़े जो कंपनियों के कर्जों को रिस्ट्रक्चर करते हैं, उस तरीके से कोई किसान के कर्ज का रिस्ट्रक्चरिंग नहीं होती। हाँ ये है कि जब सरकारें कुछ इस तरह के प्राकृतिक आपदा, सूखा वगैरह घोषित करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो रीशेड्यूलिंग में चला जाता है। लेकिन ये तब होता है जब ऊपर से बहुत ज्यादा कोई ऐसी विपत्ति आ जाए। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये भी देखना चाहिए बैंकिंग सिस्टम को कि अगर कोई पर्टिकुलर कोई इंडिविजुअल किसान किसी वजह से कर्ज नहीं चुका पाता तो उसकी क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं। जब बड़े बड़े कॉरपोरेट जगत के हम लाखों करोड़ के कर्जों की रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं, उसमें इंटरेस्ट माफ करते हैं, उनको और ज्यादा समय देते हैं, और तो और उनको और ज्यादा कर्ज देते हैं जिससे कि वो और जो कंपनी चला रहा है उसको फिर से ठीक से चला सके। तो ये बातें आम कमजोर आदमी, छोटे आदमी, किसान के मामले में नहीं होती, बल्कि होता ये है कि किसान का जो जमीन या कुछ चीजें उनके पास गिरवी होती है उनकी नीलामी शुरू हो जाती है और औने पौने दामों पर जो है उनको बेच करके, मतलब बड़ा अमानवीय सा होता है ये। तो इसमें मेरे ख्याल से जो प्रधानमंत्री ने बैंकों को कहा है, जिस तरीके का सलाह उनको दी है, ये इस बारे में उनको सोचना चाहिए कि अगर हम बड़े लोगों के लिए इस तरह का सुविधाएं देते हैं तो छोटे लोगों के लिए क्यों नहीं दे सकते। लेकिन ऐसे में कुछ लोग ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि ये जो सुझाव है या फिर सरकार जो चाह रही है कि थोड़ा नरमी बरती जाए, किसानों या आम आदमी के मामले पर उनको ज्यादा कर्ज दिए जाएं, आसान तरीके से दिए जाएं, उसके लिए क्या बैंकिंग जो नॉर्म्स हैं उनको बदलने की जरूरत है, या फिर जो अभी हमारे पास नॉर्म्स हैं उसके जरिए बैंक चाहें तो बढ़ सकते हैं आगे इस दिशा में? नहीं, देखिए बदलना तो पड़ेगा, जो मानक है उनको तो आपको बदलना पड़ेगा। अभी तक तो देखिए हमारे देश में ये स्थिति है कि जो एक तरीके से जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है किसान का, उसको कुछ जब खरीदना होता है उसे जमीन रखनी होती है, खासतौर से ट्रैक्टर है। तो आज जमीन का दाम कई जगह पर तो 1 एकड़ का दाम करोड़ों हो गया है, लेकिन उनको वही 5 एकड़ 6 एकड़ उतनी जमीन रखनी ही होती है और उसकी लागत उससे कई गुना ज्यादा होती है। तो आपको कुछ चीजें तो रेशनलाइज करनी चाहिए ना। कुछ राज्यों ने हालांकि ये भी किया है कि भाई जो जितना उसने प्रिंसिपल लिया है, जो मूलधन है, उससे ज्यादा ब्याज आप नहीं लगा सकते। तो इस तरह की चीजें करने के लिए मेरे ख्याल से जो अभी के मानदंड हैं उनको लचीला बनाना होगा, बदलना होगा, और कोई हर्ज नहीं, क्योंकि जब आप बड़े लोगों के लिए बदलते हैं तो इनके लिए क्यों नहीं बदल सकते। ये बात जरूर है कि इसका असर ये भी नहीं होना चाहिए कि आपकी बैंकिंग सिस्टम ही चरमरा जाए। जिस तरीके से हमारा कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम लगभग चरमरा गया हो गया है, और क्योंकि उसी की पहुंच ज़्यादा थी पहले ग्रामीण इलाकों में, देहातों में बड़े बैंक या सरकारी बैंक या प्राइवेट बैंक तो अभी भी वहाँ नहीं जाते, दिखावे के लिए कुछ CSR के नाम पे कुछ गरीब लोगों का सेल्फ हेल्प ग्रुप में अकाउंट खोल लेते हैं, लेकिन अभी भी वहाँ रीच नहीं है। जबकि जब प्राइवेट बैंकिंग खोली गई तो ये कहा गया था कि कहीं एक बैलेंस होगा। यही मेरा आखिरी सवाल था कि असल में जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर को जो तरजीह दी गई और जो उनको बताया गया या फिर जो एक वादा किया कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपनी सुविधाएं देंगे या जो तमाम फैसिलिटीज है वो बराबर की मिलेंगी, क्या वाकई वो सिर्फ
औपचारिकताएं बढ़ती, व्यावहारिकता से दूर थी, और इस दिशा में वाकई किस तरह के कदमों की जरूरत है अब? देखिए, बिल्कुल औपचारिकता ही है, मैं तो ये कहूँगा। आप पूछिए किसी छोटे शहरों में बड़े जो बैंक हैं, जो आज देश के सबसे बड़े बैंक हो गए हैं प्राइवेट बैंक्स में, उनकी कितनी शाखाएं हैं, और आप ये देखिए कि वो कितना कर्जा जो प्राइवेटी सेक्टर लैंडिंग है उसको प्रॉपर किसानों को कितना देते हैं, नहीं देते, छोटे तबकों को नहीं देते। उसमें जैसे आप RIDF का एक नया फॉर्मूला आ गया था जब मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे कि आपने अगर प्राइवेट सेक्टर में नहीं दिया तो इसमें आप डाल दीजिए, उससे आप राज्य सरकारों को दे के पैसा आप कर और ऊपर से ब्याज कमाइए। तो ये कहीं ना कहीं देखना चाहिए हमें, क्योंकि अभी भी ये बात सही है कि जो एक तरीके से मलाईदार जो ग्राहक होते हैं उनको तो इन्होंने समेट लिया बड़े शहरों में, और कॉर्पोरेट कल्चर लेकर के लोग आए, दिखावा और सुविधाएं जो है ये हर सर्विस सेक्टर में हुआ है। वो आपका इसमें भी हुआ है, शुरू के दिनों में तो संचार सेक्टर में भी हुआ, लेकिन अब उनको लगा है रूरल मार्केट बहुत बड़ा है तो वहां वो पहुंच गए। लेकिन हमारा बैंकिंग सिस्टम और इंश्योरेंस सेक्टर दोनों जो खोले गए प्राइवेट सेक्टर के लिए, अभी जिस तरीके का उनको उनकी भागीदारी होनी चाहिए वो कम से कम उस क्षेत्र में नहीं है। वो ये तो कहते हैं कि जो सरकार के जो खाते हैं, सरकार की जो व्यवस्था है बैंकिंग की, उसमें हमें हिस्सेदारी चाहिए, उसकी हैंडलिंग के लिए हमें चाहिए, क्योंकि उसमें कमाई है। वो इंश्योरेंस का या PFRDA का जो पैसा है उसकी हैंडलिंग के लिए वो चाहते हैं जब तक, लेकिन वहां वो जाना नहीं चाहते। और यही मेरा कहना है कि सरकारी बैंकों पर तो सरकार तुरंत नियम कायदे लागू कर देती है, क्योंकि वो सरकार के कर्मचारी होते हैं। प्राइवेट सेक्टर का जो बैंकिंग सिस्टम है उसको भी उस दरवाजे तक ले जाना चाहिए जिसकी बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, और तभी शायद जो जिस स्थिति को बदलने की बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो तभी बदल पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हरवीर इस पूरी बातचीत में शामिल होने के लिए आपका। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। शिक्षा में सुधार पर उठे सवाल, तौर तरीकों पर बवाल। देखिए देश देशांतर, UGC का हाल, आज रात 8:30 बजे। बेंगलुरु में कल से बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होगी। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक का आज एजेंडा तय किया गया। माना जा रहा है कि बैठक में पार्टी भूमि बिल को लेकर भावी रणनीति भी तैयार करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह बैठक में हिस्सा लेने के लिए बेंगलुरु पहुंच चुके हैं। केंद्र की सत्ता संभालने के बाद बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पहली बैठक कई मायनों में अहम साबित होगी। पार्टी भूमि बिल पर विपक्ष के कड़े विरोध का सामना कर रही है। ऐसे में बीजेपी बिल के समर्थन में माहौल बनाने के लिए नेताओं और कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श कर रही है। ये राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है और इस बैठक में वो सारे विषय जो जनता से जुड़े हुए हैं उस पर हम चर्चा करते ही। माना जा रहा है कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के उद्घाटन भाषण में भी भूमि बिल पर जोर हो सकता है। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक में मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान जैसी सरकार की अहम नीतियों का भी जिक्र होगा, तो चुनावी रणनीतियों पर भी चर्चा होगी। श्याम सुंदर, बेंगलुरु, राज्यसभा टीवी। तो बेंगलुरु में बहुत अहम है बीजेपी की ये बैठक, और सरकार बनने के बाद पहली बार ये बैठक हो रही है, और इसीलिए अहम है कि किस तरीके से इसमें जो एजेंडा तय हुआ है, और खासतौर पर मैं कहूं कि भूमि अधिग्रहण बिल, उसको लेकर सरकार आगे किस तरह की रणनीति बनाने जा रही है। और दूसरा अहम सवाल ये भी है कि जो भविष्य का एजेंडा है, मैं कहूं कि अगले 1 साल के, उसमें बीजेपी किन मुद्दों पर, किन प्रस्तावों पर आगे बढ़ेगी, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। और सीधे रुक करेंगे बेंगलुरु, जहां से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता संजय कुमार। संजय, जिस तरीके से ये बैठक बेहद अहम है, सरकार बनने के बाद पहली बार इस तरह की ये बैठक है, क्या जो बड़ा एजेंडा है इसमें, और भूमि अधिग्रहण को लेकर जो सरकार लगातार घिरती दिख रही है, किस तरह की रणनीति की उम्मीद वहां पर है? देखिए कविंद्र, भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई है, और आज मीडिया को संबोधित करते हुए शाहनवाज हुसैन साहब ने भी ये कहा कि बीजेपी जन जन तक जाकर लोगों को ये बताएगी कि वो अमेंडमेंट्स कौन है, कांग्रेस के कौन लोग थे, कौन कौन मुख्यमंत्री थे जिन्होंने इस भूमि अध्यादेश का विरोध किया, और ये कहा कि
नया बिल लाना चाहिए, नया अध्यादेश लाना चाहिए, नए तौर तरीके होने चाहिए इसके, क्योंकि जो नया जो भूमि अधिग्रहण कानून इस वक्त है जी। उसमें कोई भी जमीन का अधिग्रहण संभव नहीं हो पाएगा और बीजेपी काउंटर स्ट्रेटेजी इसमें बनाएगी और ये उसके इरादे इसे लेकर बुलंद दिखाई दे रहे हैं। प्रश्न जी, एक और खबर क्या कहीं सत्ता में क्योंकि बीजेपी आई है और लिटमस टेस्ट भी है और खबर ऐसी कुछ क्या है वहां पर कि क्या मंत्रिमंडल में कुछ फेरबदल या फिर विस्तार की कोई संभावनाएं दिख रही हैं? चर्चाएं इस तरह की हैं? मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा यहाँ भी है, ऐसी खबरें आ रही हैं छन छन कर, कुछ मीटिंग्स की खबरें भी आ रही हैं, लेकिन इस खबर की कोई पुष्टि नहीं कर रहा है इस समय। कोई ये बताने की हालत में नहीं है कि सरकार क्या फैसला लेने जा रही है, प्रधानमंत्री क्या फैसला लेंगे। हालांकि जो पत्रकार बिरादरी है, मीडिया सेंटर में है हम लोग, मीडिया सेंटर में इस तरह की खबरें सुनाई पड़ रही हैं और लोग आपस में इसकी चर्चा भी कर रहे हैं। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस पूरे अपडेट के लिए आपका बेंगलुरु से। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के सोनिया गांधी के बारे में टिप्पणी पर गुस्से का इजहार किया है। कई राज्यों में पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किए और गिरिराज सिंह को मंत्री पद से हटाने की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष ने इस बयान पर टिप्पणी से इनकार किया है। इस बीच गिरिराज सिंह के खिलाफ बिहार की मुजफ्फरपुर कोर्ट ने एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दे दिया है। कांग्रेस के ये कार्यकर्ता गिरिराज सिंह के सोनिया गांधी पर दिए बयान का विरोध कर रहे हैं। दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने गिरिराज सिंह के घर और महिला कांग्रेस ने बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। दूसरे राज्यों में भी पार्टी कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और प्रधानमंत्री से गिरिराज सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने गलत भाषा इस्तेमाल की है। कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है इक्वालिटी, नो डिफरेंट कास्ट, कलर एंड क्रीड। आप क्या बोल रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं? कुछ तो सोचिए, गरिमा तो अपने पद की तो रखिए, महिलाओं की इज्जत तो छोड़िए। आप क्या करेंगे? इनकी जो राजनीतिक स्ट्रैटेजी है वो ये है कि कोई और ऐसे अपशब्द बोले, उसके ऊपर इन्हीं का पार्टी का आदमी कहे कि इसको नहीं बोलने चाहिए थे और मोदी जी चुप रहे, क्योंकि मोदी जी चाहते हैं कि इस किस्म की बातें हों। मध्य प्रदेश के नीमच में गुरुवार को किसानों से मिलने पहुंची कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस बारे में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। मैं समझती हूँ कि इस तरह की संकीर्ण मानसिकता के लोगों जवाब देना या टिप्पणी करना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। बीजेपी ने कहा है कि गिरिराज सिंह इस मुद्दे पर खेद जता चुके हैं, इसलिए मामले को तूल नहीं दिया जाना चाहिए। देखिए, दोनों विषय को जोड़ना सही नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि गिरिराज जी ने जो स्टेटमेंट दिया उस पर माफी और खेद जता दिया है और बीजेपी इस विषय को यहीं समाप्त मानती है। उधर बिहार में मुजफ्फरपुर के सीजीएम कोर्ट ने गिरिराज सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मंगलवार को बिहार के हाजीपुर में सोनिया गांधी के खिलाफ नस्ली टिप्पणी की थी। बाद में विवाद बढ़ता देख उन्होंने इसे ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत बताते हुए खेद जताया था। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज मध्य प्रदेश के पीड़ित किसानों से मुलाकात की। उन्होंने किसानों के लिए तुरंत मुआवजे की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्र और राज्य सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने एनडीए सरकार के भूमि बिल की तीखी आलोचना भी की। राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बेमौसम बारिश से बर्बाद हुए फसलों का जायजा लेने के बाद गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी मध्य प्रदेश के नीमच पहुंची। करीब 10 गांवों का दौरा कर उन्होंने किसानों के दर्द को बांटा। किसानों के बीच सोनिया गांधी ने एनडीए के भूमि बिल का मुद्दा भी उठाया। सभी जानते हैं लैंड एक्विजिशन के बारे में क्या आजकल क्या हो रहा है, तो मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि हम इस पर समझौता, किसी के साथ समझौता नहीं करेंगे। ये जो नया बिल जो है मोदी सरकार का, वो किसान विरोधी है। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि राहुल गांधी जल्द ही अवकाश से वापस लौटेंगे। राहुल गांधी जल्दी आएंगे वापस और सभी लोगों के बीच में। इस बीच उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए तुरंत मुआवजे की मांग को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भी पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा कि रायबरेली में जिला प्रशासन ने केवल 10 से 15% फसलों के नुकसान का आकलन किया है, जबकि वास्तव में 50% फसलें बर्बाद हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
15 साल के बाद जनता परिवार एक बार फिर एक हो सकता है। 20 अप्रैल को जनता परिवार की 6 पार्टियों के नेताओं की बैठक मुलायम सिंह यादव के घर पर होगी। पीटीआई के मुताबिक बैठक में नई पार्टी के नाम, चुनाव चिन्ह और झंडे के बारे में अंतिम फैसला होगा और इसके बाद विलय का ऐलान। गौरतलब है कि राज्यसभा टीवी से बातचीत में जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने बताया था कि 20 अप्रैल से इन दलों का विलय हो जाएगा। दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल के अधिकारों को चुनौती दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से मुख्य सचिव को निर्देश जारी किए गए हैं कि जमीन और पुलिस के मामलों से जुड़ी फाइलें अब राज्यपाल से पहले मुख्यमंत्री कार्यालय आनी चाहिए। इसके लिए दिल्ली एनसीटी एक्ट का हवाला दिया गया है। दिल्ली सरकार ने सीधे उपराज्यपाल नजीब जंग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सरकार ने बाकायदा पत्र लिखकर उपराज्यपाल के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दे दी है। हालांकि केंद्र शासित राज्य होने के नाते पुलिस और जमीन जैसे मामले में उपराज्यपाल को अधिकार हासिल हैं। उपराज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर काम करते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ने दिल्ली एनसीटी एक्ट की धाराओं का हवाला देकर इन मामलों में मुख्यमंत्री को लूप में रखने के लिए कहा है। सीएम ने एलजी को लिखा था कि जमीन और पुलिस से जुड़े फाइल जो है वो सीएम ऑफिस से रूट करके एलजी ऑफिस जाए। तो इस पर सरकार वो तो इम्प्लीमेंट हो रहा है। 25 फरवरी का लेटर वो तो इम्प्लीमेंट हो रहा है। पूर्व नौकरशाह और दिल्ली के मुख्य सचिव रहे उमेश सहगल इसे उपराज्यपाल के अधिकारों में दखल अंदाजी बता रहे हैं। उनका कहना है कि दिल्ली सरकार उपराज्यपाल के मामलों में दखल नहीं दे सकती। पर जो भी जाते हैं उसके अगर एलजी डिसाइड करते हैं, अगेन इसको मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ कि अगर एलजी डिसाइड करते हैं या एग्री करते हैं तो चीफ मिनिस्टर के थ्रू जा सकते। बीजेपी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस कदम को गलत ठहराया है। पहले ही दिल्ली का बहुत नुकसान हो रहा है आम आदमी पार्टी के झगड़े से। एक ये नए मामले उठेंगे और एलजी और सीएम के अंदर इन चीजों को लेकर ठनेगी तो दिल्ली की जनता क्या देखेगी और दिल्ली का डेवलपमेंट कैसे होगा। इससे पहले भी नगर निगम को फंड देने और अवैध निर्माण की रजिस्ट्री खोलने को लेकर दिल्ली सरकार और विवादों का आमना सामना हो चुका है। केजरीवाल सरकार और मोदी सरकार के बीच अब प्रशासनिक जंग छिड़ गई है। केजरीवाल नियमों का हवाला दे केंद्र सरकार पर हमला कर रहे हैं तो केंद्र सरकार अधिकारों का हवाला दे अपना बचाव कर रही है। बहरहाल दोनों ही तरफ बहुमत की सरकारें हैं और ऐसे में ये मुकाबला दिलचस्प हो रहा है। कैमरा पर्सन कंवलजीत के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। आईएएस अधिकारी अशोक खेमका का एक बार फिर तबादला कर दिया गया है। उन्हें हरियाणा में परिवहन विभाग के आयुक्त एवं सचिव पद से हटाकर पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का सचिव और महानिदेशक नियुक्त किया गया है। खेमका ने ट्वीट करके इसे दर्द भरा पल बताया तो उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसे रूटीन ट्रांसफर बताया। खेमका की 22 साल की नौकरी में ये 46वां तबादला है। खेमका के अलावा सचिवालय में कई अधिकारियों के विभागों में फेरबदल किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के खौंसा में सेना के काफिले में नागा विद्रोहियों ने आज घात लगाकर हमला किया। इस हमले में सेना के 3 जवान शहीद हुए। 4 जवानों के घायल होने की भी खबर है और हमले के पीछे अरुणाचल में सक्रिय प्रतिबंधित एनएससीएन के गुट पर शक जताया जा रहा है। हालांकि अभी तक किसी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में आज आतंकवादियों से मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के 2 जवान शहीद हो गए। सेना और पुलिस के संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान तनमार्ग इलाके में एक गांव में ये मुठभेड़ हुई। सेना ने आतंकवादियों की तलाशी के लिए अभियान चलाया था। बीते 1 महीने में राज्य में ये तीसरी आतंकी घटना है। बारामूला में तनमार्ग इलाके के कुंजेर गांव में सुबह लगभग 7:30 बजे ये मुठभेड़ शुरू हुई। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक खुफिया सूचना के बाद आतंकवादियों की तलाश के लिए घेराबंदी की थी, लेकिन तभी एक घर के भीतर से हुई फायरिंग में पुलिस का एक जवान शहीद हो गया, जबकि सेना के घायल जवान ने अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ दिया। सेना के मुताबिक इस हमले में 2 आतंकवादी शामिल थे। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की है और आतंकियों की तलाशी के लिए अभियान चलाया गया है। खुफिया सूत्रों ने कश्मीर घाटी में बाढ़ के हालात का फायदा उठाकर आतंकवादियों की घुसपैठ का अंदेशा जताया था। बीते 1 महीने में राज्य में ये तीसरा आतंकवादी हमला है। 20 मार्च को जम्मू में कठुआ के राजबाग पुलिस स्टेशन पर आतंकवादियों ने हमला किया था, जबकि अगले दिन सांबा जिले में आर्मी कैंप को फिदायीन हमले का निशाना बनाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। युद्धग्रस्त अमन से भारतीयों की सुरक्षित वापसी का सिलसिला जारी है। बीती रात 350 नागरिकों की स्वदेश वापसी के बाद आज रात 300 और भारतीयों को सना से जिबूती लाने की योजना है। यमन में अभी लगभग 3000 भारतीय फंसे हुए हैं। भारत ने वहां फंसे श्रीलंका के नागरिकों को भी निकालने का भरोसा दिया है। इस बीच अरब देशों का यमन में हवाई हमले का सिलसिला जारी है।
तो वहाँ पर बहुत जो ना अभी मिसाइल बॉम्बिंग बहुत आसानी हो गई है, यानी सिक्योर नहीं है लाइफ वहाँ पर। यमन से सुरक्षित वापसी के बाद इन लोगों के चेहरे पर खुशी और भय के भाव साफ नजर आ रहे हैं। We are thankful for the Navy and for our defense minister especially. They provided us a good facility and we thank all of them. The situation is very pathetic there. Now really we are very thankful to the Ministry of External Affairs. When we reached in Djibouti, then our Minister VK Singh, General VK Singh, he was on board, so he welcomed us. यमन से नागरिकों को नौसेना के पोत INS सुमित्रा के जरिए पहले अदन से जिबूती लाया गया और फिर वहां से 2 अलग अलग विमानों में कोच्चि और मुंबई पहुंचाया गया। 300 भारतीयों के दूसरे दल को गुरुवार रात अल हुदायत बंदरगाह से जिबूती लाने की योजना है, लेकिन अभी लगभग 3000 लोग युद्ध से जूझ रहे यमन के कई हिस्सों में फंसे हुए हैं और करीब 600 लोग अदन बंदरगाह पर ही मदद का इंतजार कर रहे हैं। यमन में केरल के लोग ज्यादा संख्या में हैं और उनमें से बड़ी तादाद नर्सों की है। नौसेना और वायुसेना ने नागरिकों की यमन से स्वदेश वापसी के लिए संयुक्त अभियान चलाया है, जिसकी देखरेख जिबूती में मौजूद विदेश राज्य मंत्री जनरल VK सिंह कर रहे हैं। भारत ने श्रीलंका के लगभग 100 नागरिकों को भी निकालने में मदद का भरोसा दिया है, जबकि बांग्लादेश ने भी अपने 3000 नागरिकों को निकालने में भारत की मदद मांगी है। इस बीच सऊदी गठबंधन सेनाओं के ताजा हमलों के बाद हूती विद्रोहियों को अदन से पीछे हटना पड़ा है। अदन और पश्चिमी सीमा पर भीषण लड़ाई जारी है। सऊदी अरब ने कहा है कि जल्दी ही अदन को खाली करा लिया जाएगा। No supply coming from out of Aden actually. The forces was heading Aden now. They are in retreat toward Al-Dala and toward Shabwa. We continue to work to make sure that Aden will be clear soon and safe for the legitimate government. गुरुवार को ही अलकायदा आतंकवादियों ने यमन के बंदरगाह शहर अल मुकल्लाह पर हमला कर दिया और जेल में बंद करीब 300 कैदियों को छुड़ा लिया। यमन के राष्ट्रपति हादी के भागकर रियाद में शरण लेने के बाद शिया हूती विद्रोहियों का देश में समर्थन बढ़ गया है। राजधानी सना और दूसरे शहरों में बड़ी संख्या में लोग हूती विद्रोहियों के समर्थन में सड़कों पर निकल रहे हैं और अमेरिका और सऊदी अरब का विरोध कर रहे हैं। अरब देशों का आरोप है कि ईरान हूती विद्रोहियों की मदद कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के आज के सफर में बस इतना ही। नमस्कार।